हाँ जी। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है, उस पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले से कुछ टॉपिक के बारे में लिख रखा है। बेसिकली इस टॉपिक को आपको समझाने का क्या मतलब होगा, हम क्यों इसके बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है जब हम फुल स्टैक एप्लीकेशन को बनाते हैं। तो हमारे जो टॉपिक है, ये है एचटीटीपी कुछ होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। बस मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, जहां पे हम एक ही वीडियो में इन तीन टॉपिक को कवर करेंगे और डिटेल में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन गोल है कि बेसिकली हमारे इस चैनल पे प्रोजेक्ट आते हैं। ठीक है, हम इस पे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अभी रिसेंट में हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप क्लोन प्रोजेक्ट है हमारा। अगर आपने वो प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और हम काफी डीप में उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। तो हम इन टॉपिक को वहां पे यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो इसलिए मैंने वहां पे उस प्रोजेक्ट में ना समझाने के बजाय मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो पे इस टॉपिक को समझा देता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, तो कोड करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तीन टॉपिक्स लिख रखे हैं: एचटीटीपी, रेस्ट एपीआई और जेसन। इन तीन टॉपिक को हम समझेंगे और कुछ इस तरह से समझेंगे कि उसके बाद फिर हमें कहीं से भी कोई भी टॉपिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर इन तीन चीजों से रिलेटेड हमें कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक रियल वर्ल्ड सिनारियो से। ठीक है, कि मान लीजिए, तो मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो होने वाला है ये थ्योरेटिकल होगा। जहां जरूरत होगी वहां पे मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा, बट ज्यादातर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा रियल वर्ल्ड एनालॉजी के साथ। तो इस वीडियो में बने बने रहिए और काफी मजा आने वाला है। तो हम इस वीडियो को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और अब मैं आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को समझने पे अपना टाइम वेस्ट कीजिए। ठीक है, इन्वेस्ट कीजिए, नॉट वेस्ट कीजिए, सॉरी। इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक को यहाँ से शुरू करते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए होता क्या है। हम्म, हम यहाँ से अपने पेन को ले लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। अभी के लिए क्या है, हम यहाँ पे स्मॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेसिकली हम क्या यहाँ पे देखने वाले हैं, हम जानेंगे अपने एचटीटीपी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एचटीटीपी कुछ होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है बेसिकली, हम इसके बारे में देख लेते हैं। एचटीटीपी हमारा होता है, एचटीटीपी ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एचटीटीपी हमारा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी और ये क्यों एग्जिस्ट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो मान लीजिए, फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। मान लीजिए एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी को समझते हैं। ठीक है, उससे ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। उससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, हमें मान लीजिए कहाँ गया हमारा इंक। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक अमेजोन की वेबसाइट है। क्या है ये हमारी बेसिकली क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास जो सिनारियो है कि हमें एक अमेजोन के लिए वेबसाइट बनाना है। ठीक है, अब जब हम अमेजोन के लिए वेबसाइट को क्रिएट करेंगे तो बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक बटन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेज वन करके एक बटन टाइप बनाया गया है।
तो जब हम अमेज़न की कोई वेबसाइट है मान लीजिए, और ये क्या है, ये एक बटन है इस पे, ठीक है। हम इस पे जब क्लिक करते हैं, ठीक है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो कैसे बैकएंड से आता है, ठीक है। मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक सिनारियो ये है कि हमें एक अमेज़न के लिए वेबसाइट बनानी है जहां पे एक बटन होगी, और जब हम उस बटन पे क्लिक कर रहे होते हैं तो हमारा जो डेटा होगा वो बैकएंड से कैसे लोड होता है। क्या आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा? तो वो लोड होता है बेसिकली कैसे, थ्रू दी हेल्प ऑफ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से, ठीक है। किसकी मदद से ये लोड होता है बेसिकली हमारा किसके, HTTP की मदद से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों होती है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, किसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम मान लीजिए हम अमेज़न के लिए कोई वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, कोई बटन है, तो फ्रंट एंड जो हमारा यूजर होता है वो उस बटन पे क्लिक करता है तो उसको डेटा कहाँ से आता है, बैकएंड से आता है। बट वो डेटा आता कैसे है, थ्रू द हेल्प ऑफ HTTP। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो HTTP होता है हमारा ना, ये क्या करता है, ये स्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन, ये क्या स्टेब्लिश करता है, कम्युनिकेशन को बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ये क्या करता है, बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने का काम करता है। और ये किसकी हेल्प से होता है, जो हमारे फ्रंट एंड जो हमारा यूजर है, वो अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो जो डेटा बैकएंड से आता है वो किसकी मदद से आता है, बाय यूजिंग HTTP, ठीक है। तो द कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड बाय यूजिंग HTTP, जो कम्युनिकेशन होता है वो किसकी मदद से होता है, HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। मैं प्रोटोकॉल को आपको बता देता हूं कि प्रोटोकॉल ऐसे समझिए कि जो प्रोटोकॉल है ये हमारा क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। हम प्रोटोकॉल के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर ये कहीं कहीं पे भी अगर रैली वगैरह में जाते हैं तो एक सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल होती है इनके ऊपर, कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते, या एक लिमिट लगा के रखा जाता है कि आप इतने रेंज के बाहर अगर आप जाएंगे तो आपके लिए खतरा होगा, या आपको इतने के अंदर ही रहना है। ये सारे क्या होते हैं, ये प्रोटोकॉल होते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट पे भी कुछ सेट ऑफ रूल्स को पहले से डिफाइन किया गया है। कुछ कम्युनिटी होती हैं जो इसके ऊपर वर्क करती हैं, तो उनके द्वारा कुछ सेट ऑफ रूल्स पहले से डिफाइन है। मान लीजिए कि ये हमारा ब्राउजर है, ठीक है। हम अभी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, बेसिकली ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, अपने ब्राउजर पे कर रहे हैं, ठीक। तो हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर एक रूल ना बनाया गया होता, ठीक है, अगर एक सेट ऑफ रूल्स क्रिएट ना किया गया होता, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो ये हेडिंग लिख रखी है, तो अगर हम किसी दूसरे ब्राउजर से एक्सेस करते हैं, मान लीजिए अभी मैं क्रोम से एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसी को ब्रेव ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करता, तो हो सकता है कि वहां हमें ये ब्लैक से ना दिखा के रेड से दिखा रहा हो। लेकिन एक सेट ऑफ रूल्स को क्रिएट किया गया कि जो चीजें सेम है इंटरनेट पे, जो हमारी वेबसाइट है वो हर ब्राउजर पे एक जैसी ही दिखनी चाहिए, एक जैसी ही लोड होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। एक सेट ऑफ रूल्स होता है ये, ठीक है, जो पहले से किसी के द्वारा क्या किया गया है, डिफाइन किया जा चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो जो अभी जैसे मान लीजिए हमने एक रियल वर्ल्ड सिनारियो की बात की कि हमारे पास एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जब हमारा फ्रंट एंड से कोई यूजर किसी बटन पे या किसी एक स्पेसिफिक चीज को अगर क्लिक करता है, तो जो डेटा हमारा बैकएंड से आता है वो किसकी मदद से आता है, HTTP मॉड्यूल का यूज करके, ठीक है।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भैया एक्चुअल में एचटीटीपी हमारा होता क्या है। एक्चुअल में एचटीटीपी होता क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज एचटीटीपी। ठीक है, ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है। और हम बात कर रहे थे कि एक्चुअल में एचटीटीपी होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बता दिया कि एचटीटीपी होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर मैंने आपको एक डेफिनेशन दी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, क्या, किस चीज का रूल, प्रोटोकॉल होता है बेसिकली ना, तो इट इज सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ डेटा एंड रिसोर्सेस, that allow data and resources to be transferred, ठीक है, टू बी ट्रांसफर्ड कहाँ पे, ओवर द इंटरनेट। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि अलाउ करता है डेटा को और रिसोर्सेस को ट्रांसफर करने में, कम्युनिकेट करने में ओवर द इंटरनेट। इसकी मदद से ही हम इंटरनेट पे किसी एक चीज को दूसरी जगह तक या किसी एक लोकेशन से किसी एक डेटा को यहां से बैठे, अपने इंडिया से बैठे अमेरिका में किसी के पास भेज सकते हैं, यूएस में किसी के पास भेज सकते हैं, बाय यूजिंग एचटीटीपी मॉड्यूल। बेसिकली ये हमें अलाउ करता है इस चीज के लिए कि हम इंटरनेट पे किसी भी चीज को क्या कर पाए, शेयर कर पाए। अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि एचटीटीपी एचटीटीपी अलाउ नहीं, इनेबल्स, आई थिंक करेक्ट वर्ड होगा इसके लिए, एचटीटीपी इनेबल्स कम्युनिकेशन। ठीक है, एचटीटीपी इनेबल्स का कम्युनिकेशन बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, तो एचटीटीपी क्या करता है, किसके बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, मान लीजिए कि अमेजोन की जो वेबसाइट है ये हमारी फ्रंट एंड है, और ये भी बेसिकली हमारा फ्रंट एंड ही है क्योंकि हम बैक एंड को एक्सेस नहीं कर पाते थ्रू दी हमारी जो क्लाइंट मशीनें होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पीसी है तो हम पीसी के थ्रू बैक एंड को एक्सेस नहीं करेंगे ना, हम तो वही देखेंगे जो वेबसाइट पे हमें उसके यूआई यूएक्स में दिखाया जा रहा होगा, लेकिन डेटा कहीं ना कहीं से तो आता है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि ये स्टेब्लिश करता है कनेक्शन को बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अगर इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में समझने की कोशिश करें, तो डायग्राम में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो बेसिकली क्या होगा कि ये मान लीजिए हमारा फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। डायग्राम में अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि ये हमारा मान लीजिए कि फ्रंट एंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये बैक एंड हो गया। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये हमारा फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है। अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने का काम करता है, ये कौन होता है बेसिकली, तो ये हमारा होता है एचटीटीपी की मदद से। एचटीटीपी बेसिकली क्या काम करता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने का काम कौन करता है, एचटीटीपी मॉड्यूल। अभी आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, हम इसी में थोड़ा सा और एक चीज को समझते हैं जो कि इस साइकिल को हमारे लिए क्या कर देगा, आसान बना देगा। ठीक है, इसको समझने के लिए इस मतलब ये जो हमारा एचटीटीपी मॉड्यूल है इसको हमारे लिए आसान बना देगा। क्या आसान कर देगा हमारे लिए, आपने काफी बार सुनी होंगी कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि मान लीजिए आपने काफी बार सुना होगा
एक हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी होती है, काफी बार आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। इसके बारे में आपने काफी टाइम सुना होगा, बट मैं आपको इसे समझा देता हूं। तो इससे क्या होगा, जब मैं आपको इसको समझा देता हूं तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा एचटीटीपी हमारे लिए समझना। तो सबसे पहली चीज मैं आपको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि थ्योरेटिकल वीडियो होगा हमारा और वन शॉट वीडियो होगा, तो मेरा पूरा जो फोकस होगा वो आपको समझाने के ऊपर ज्यादा होगा। तो बेसिकली क्या है कि जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं ना, हम जब कोई वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम किसी एक चीज को फॉलो करते हैं। तो क्या है कि इन वेब एप्लीकेशन वी फॉलो, ठीक है, हम क्या फॉलो करते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। भैया ये क्लाइंट आप कह रहे हो, तो एक्चुअली ये क्लाइंट है क्या? अगर आप हमें ये समझा दो तो हम थोड़ा सा और हमें आसान हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको ये जरूर समझाऊंगा कि क्लाइंट है क्या। जो क्लाइंट है हमारा, क्लाइंट, आपने काफी लोगों के मुंह से ये शब्द सुना होगा, क्लाइंट। क्लाइंट कुछ नहीं होता है, क्लाइंट इज नथिंग। समझो कि क्लाइंट इज नथिंग, इट इज द ब्राउजर, ब्राउजर, ठीक है, इट इज द ब्राउजर और मोबाइल ऐप। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट कुछ भी नहीं है, ये बस हमारा ब्राउजर है या मोबाइल एप्लीकेशन है। ऐसे समझो कि जब हम किसी वेबसाइट में जाके किसी कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो एज अ यूजर हमारे लिए जो क्लाइंट होगा वो हमारा ब्राउजर होगा, क्योंकि हम ब्राउजर के थ्रू ही किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो क्लाइंट क्या है? क्लाइंट हमारा या तो ब्राउजर होगा या फिर मोबाइल एप्लीकेशन होगा, ठीक है। क्लाइंट तो आपने समझा दिया, अब सर्वर क्या है इसके बारे में बता दो। तो देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सर्वर की डेफिनेशन काफी ब्रॉड है, ठीक है, बट मैं आपको सिंपल समझाता हूं कि सर्वर इज नथिंग। सर्वर भी क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है, सर्वर भी कुछ नहीं है। ऐसे समझो कि बेसिकली सर्वर इज समथिंग दैट सर्व्स, ठीक है। तो सर्वर क्या है? सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर वो है जो कुछ सर्व करे, ठीक है। क्या ये तो कोई डेफिनेशन हुई नहीं ना, कि सर्वर कुछ नहीं है, बस सर्वर वो है जो सर्व करे। क्या सर्व करे? मैं आपको समझाता हूं ना। अभी के लिए ऐसे समझो कि सर्वर इज द बैक एंड एप्लीकेशन। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि सर्वर क्या है? सर्वर एक बैक एंड एप्लीकेशन है। क्यों बैक एंड एप्लीकेशन है? देखो, ये क्या था? ये हमारे फ्रंट एंड का विंडो था, ठीक है। एक वेबसाइट थी अमेजोन की, कुछ बटन थी, उस बटन पे क्लिक करने पे कहां से डेटा आ रहा था? बैकएंड से। तो डेटा भेज कौन रहा है? बैकएंड एप्लीकेशन भेज रहा है ना। ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, इसमें अमेजोन की साइट है। बटन पे क्लिक किया, डेटा कहां से आया? बैकएंड से आया। तो ये क्या है? ये बैकएंड के लिए एप्लीकेशन है, ये बैकएंड के लिए एप्लीकेशन है। डेटा कहाँ आया? फ्रंट एंड में। तो सर्वर क्या है? सर्वर हमारा एक बैकएंड एप्लीकेशन है। बट इन सॉफ्टवेयर सर्वर इज द समथिंग दैट सर्व्स। ये हमें सर्वर क्या काम करता है? ये हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, कुछ सर्व करता है। बस इतना ही है सर्वर, और कुछ नहीं है।
आपको देखो रटने रटाने वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए होती, आपको समझने वाली डेफिनेशन चाहिए होती है। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस है कि मैं आपको ये सारी चीजों को अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। थोड़ा सा फिगर को क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो, अभी क्या है, ये हमारा है फ्रंट एंड। ठीक है, ये क्या है, ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड है तो अभी हम इसको फ्रंट एंड की बात नहीं करते हैं। फ्रंट एंड तो हमने देख लिया, इसको हम मानते हैं क्लाइंट। ठीक, ये हमारा क्या है, क्लाइंट है, और ये क्या है, सर्वर है। ये क्लाइंट है और ये क्या है, सर्वर है। यहां से क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, एक क्या भेजेगा, क्लाइंट हमेशा क्या भेजता है, याद रखना, रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट भेजता है। ठीक है, रिक्वेस्ट हमेशा कौन भेजता है, क्लाइंट भेजता है। ठीक है, रिक्वेस्ट हमेशा कौन भेजेगा, क्लाइंट भेजेगा। सर्वर क्या देता है, सर्वर बेसिकली क्या है कि हमें रिस्पॉन्स सेंड करता है। रिस्पॉन्स कौन सेंड करता है, सर्वर, और रिक्वेस्ट कौन करता है, क्लाइंट। तो अभी ये आपको क्लियर होगा कि सर्वर क्या करता है और क्लाइंट क्या करता है। रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट करता है, सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ये चीजें क्लियर है, और यही है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये जो चीज हो रही है यहाँ पे, ये जो चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अभी आप जो देख रहे हो ना ये, सॉरी, ठीक है, ये जो चीज आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो हो रहा है, बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है, उसी प्रोटोकॉल को हम क्या कह देते हैं, उसी प्रोटोकॉल को हम यहाँ पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल कह देते हैं। इसी प्रोटोकॉल को हम यहाँ पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल कह देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोटोकॉल की मदद से हमारे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, और सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट के पास। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। यहां पे आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब देखो, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अब हमारे पास जो सर्वर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स से पहले हम रिक्वेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हमारा जो रिक्वेस्ट जाती है बेसिकली वो किस फॉर्मेट में जाती है। तो यहां पे हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एच टी टी पी रिक्वेस्ट। एच टी टी पी रिक्वेस्ट के स्ट्रक्चर हमारा कैसे दिखता है, एच टी टी पी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये काफी डीप नॉलेज है जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है। इन रियलिटी इंडस्ट्री में यही यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा बेसिकली उसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आप इसको पढ़िए जो मैं लिख रहा हूं कि एवरी एच टी टी पी रिक्वेस्ट हैज थ्री मेन पार्ट्स। ठीक है, हर एच टी टी पी रिक्वेस्ट में तीन पार्ट्स होते हैं जो कि मेन होते हैं। अब ये जो पार्ट होंगे ये कौन से पार्ट होंगे हमारे, पहला होगा हमारा एच टी टी पी मेथड। ठीक है, कुछ होता है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये।
नेक्स्ट हमारे पास होगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, URI, ठीक है। और फिर हमारे पास URI या URL बोल दो आप, और फिर हमारे पास होगा HTTP वर्जन। वर्जन, ठीक है। हर HTTP रिक्वेस्ट में ये तीन चीजें होती ही होती हैं। बिना HTTP मेथड के, एंड पॉइंट के बिना और HTTP वर्जन के बिना कोई भी रिक्वेस्ट पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में HTTP रिक्वेस्ट का पार्ट हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं। जो हमारा HTTP मेथड होगा, ठीक है, तो HTTP मेथड क्या है, मान लो कि मेथड में हमारे पास चार तरीके के मेथड हैं, गेट, पोस्ट, पुट। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में तब समझाऊंगा जब हम नोड के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए ऐसे समझो कि गेट क्या है, हमारा एक HTTP मेथड होगा। फिर एंड पॉइंट क्या है, ठीक है। एंड पॉइंट क्या है, एक सेकेंड, कहाँ है, ठीक है। एंड पॉइंट बेसिकली हमारा क्या है कि मान लीजिए हमने दिया कि स्लैश यूजर, ये क्या है, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। और HTTP वर्जन, इसमें क्या है कि HTTP स्लैश 1.1, ये क्या है, HTTP का वर्जन हो गया। जब हम इन तीनों को मिला के लिखेंगे तो हमारे पास जो एक रिक्वेस्ट होगी उसका एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा। क्या होगा कि गेट स्लैश यूजर स्लैश HTTP स्लैश 1.1। ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है हमारे रिक्वेस्ट का। HTTP रिक्वेस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये स्ट्रक्चर होता है। क्या किन चीजों से मिलके बनता है, HTTP मेथड होना चाहिए। मेथड क्या है, गेट। चार तरीके के ही मेथड डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम नोड के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आपको चीजें रिलेट करा रहा हूं, ठीक है। तो एक मेथड होगा हमारा गेट है मान लीजिए यहाँ पे, और एंड पॉइंट में हमने एक राउट दे रखा है, एक एंड पॉइंट क्रिएट कर रखा है कि जब स्लैश यूजर होगा और HTTP का क्या होगा, वर्जन होगा हमारे पास, तो एक जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो कुछ ऐसे दिखेगा HTTP रिक्वेस्ट का। हर HTTP रिक्वेस्ट का जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो यही स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। आपको ये बता रहा था कि हमारी जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है। HTTP मेथड होता है हमारे पास, एंड पॉइंट होता है, और एक HTTP वर्जन होता है। और मेथड में मान लीजिए कि हमारे पास गेट करके एक मेथड हो गया, और एंड पॉइंट में हमने स्लैश यूजर ले रखा है, और HTTP 1.1 हमारा क्या है, वर्जन है। तो जब हम इसे कंप्लीट बनाएंगे तो ये हमारा क्या है, कि स्ट्रक्चर बनेगा HTTP रिक्वेस्ट का। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी HTTP जो रिक्वेस्ट होती है वो एक्चुअल में होती कैसे है। यहाँ ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में इंडस्ट्री में बात होती है, यूट्यूब में पेड कोर्सेज में इसके बारे में बातें नहीं होती हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सही चीजें बता रहा हूँ। ये तब आप जब आप इंडस्ट्री लेवल पे कोड करते हो ना, या आप जब उसके बारे में रिसर्च करते हो और पढ़ते हो, अच्छे अच्छे गिटहब और रेपो में जाके कोड बेसिस में जब आप चीजों को देखते हो ना, तो फिर इसके बारे में डिस्कशन होना स्टार्ट होता है। जो हम बात कर रहे हैं इसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है HTTP रिक्वेस्ट वर्सेस क्या है, HTTP
रिस्पॉन्स, ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट वर्सेस एचटीटीपी रिस्पॉन्स। तो इसका जब आपको एक स्ट्रक्चर पता होगा, जब आप कोड करते हो और फिर जब आप इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके और नेटवर्क टैब में या कंसोल में जाके जब आप चीजों को चेक करते हो ना, तो वहां पे ये चीजें आपको दिखती हैं। दिखती कैसे हैं इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको डिटेल में नोड के लेक्चर में समझाऊंगा ये चीजें कि हाँ, अब हमारी चीजें यहां से बनना स्टार्ट होती हैं। अभी बस आप इस टॉपिक को याद रखिएगा, आगे चल के आपके काम आएगा। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट वर्सेस एचटीटीपी रिस्पॉन्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या है, हम रिक्वेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं? रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वेस्ट होती है ना, ये बेसिकली क्या है कि तीन चीजों से मिलके बनती है, ठीक है। तीन चीजों से मिलके बनती है। एक हमारे पास होता है स्टार्ट लाइन होती है हमारी। स्टार्ट लाइन बेसिकली कैसे होती है, ये कुछ इस फॉर्मेट में हमें देखने को मिलती है। मान लीजिए हमारे पास एक मेथड होगा और फिर हमारा क्या होगा, एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस बोल दो या लोकल होस्ट का एड्रेस बोल दो, ठीक है। और क्या है, 0.0.1 ऐसे करके हमारे पास कुछ होगा और फिर हमारे पास क्या होगा, एचटीटीपी का वर्जन होगा, एचटीटीपी और 1.0, ये कुछ वर्जन होगा हमारा। तो स्टार्ट लाइन हमारी कैसे होती है, ऐसे होती है, जो कि रिक्वेस्ट में हमें मिलती है। देन फिर क्या है, इसके बाद फिर हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास रिक्वेस्ट में ही कंटेन होता है हमारा हेडर। तो हेडर बेसिकली हमारा कैसे होता है, इसमें हमारे पास कुछ कंटेंट होता है। कंटेंट किस टाइप का है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कहाँ पे, हेडर पे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक चीज और होती है जो कि बॉडी, ये ऑप्शनल होती है। गेट के केस में तो हमें बॉडी मिलेगी नहीं। तो बेसिकली क्या है, गेट क्या है, ऑप्शनल होती है। मिल भी सकती है, मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि कुछ मेथड है जहां पे बॉडी हमें मिलती है और कुछ मेथड है जहां पे हमें बॉडी नहीं मिलती है। तो ये है बेसिकली हमारे रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। कि रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। तो हमारे पास एक स्टार्ट लाइन होती है जो कि रिक्वेस्ट कंटेन करता है। वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है, सेम फॉर्मेट आप देख सकते हो, कुछ इस फॉर्मेट में होता है। फिर हमारे पास हेडर होता है जो कि कंटेंट टाइप इंफॉर्मेशन रखता है कि जो डेटा है या हमारे पास जो कंटेंट है वो किस टाइप का है। और बॉडी हमारी ऑप्शनल होती है रिक्वेस्ट में। अब जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, तो रिक्वेस्ट का आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्स के लिए। तो रिस्पॉन्स में बेसिकली क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें चार चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला हमें देखने को मिलता है एचटीटीपी वर्जन। एचटीटीपी का वर्जन हमें देखने को मिलता है कि एचटीटीपी का जो वर्जन है वो करेंटली क्या है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कि 1.0। नेक्स्ट फिर हमें जो दूसरी चीज यहाँ पे मिलती है हमें रिस्पॉन्स के अंदर, यहाँ पे हमें मिलता है स्टेटस कोड। याद है जब हम जो हमारे पहले से हमें हमारे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, जो हमारे साथ व्हाट्सएप का कोड प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हमने कई बार जिक्र किया है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बॉडी का, स्टेटस कोड की बात की है हमने, और मेथड्स की हमने बात की है, एंड पॉइंट के बारे में हमने बात की है। तो ये सारी चीजें यूज होती हैं। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक्चुअल में जब आपको पता होगा कि अगर हम ये चीज यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं और ये चीज क्यों यूज हो रही है यहाँ पे, तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी। और ये आपको कहीं भी नहीं सिखाया जाता है।
टू बी ऑनेस्ट ये आपको कहीं नहीं सिखाया जाएगा। आपको चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ा के साइड कर दी जाती हैं। जब आप डिटेल में जाते हो तो वहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। हमारे पास, तो हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स में हमारे पास एक स्टेटस कोड होता है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कुछ इस फॉर्मेट में स्टेटस कोड होगा। इसमें भी बेसिकली कुछ हमारे पास सीरीज होती है स्टेटस कोड की। जब मैं नोट पढ़ाऊंगा, वादा है मेरा इतना डीप में आपको पढ़ाऊंगा कि फिर आपको ये 404 भी रटने की जरूरत नहीं होगी। आपको इसका एक्चुअल मतलब समझ में आएगा कि ये स्टेटस कोड क्यों बना है। वादा है मेरा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, स्टेटस कोड हो गया और फिर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। हमारे पास जो तीसरी चीज होती है वह यहाँ पे ये है स्टेटस मैसेज। मैसेज में बेसिकली हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमने 404 का लिया है, तो जो मैसेज होगा यहाँ पे पेज नॉट फाउंड। ठीक है, ये एरर बेसिकली हमें यहाँ पे शो करता है। स्टेटस कोड का जो मैसेज होगा उसके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा स्टेटस मैसेज में। देन फिर एक लास्ट चीज जो रिस्पॉन्स बॉडी कंटेन करती है, ये होगा हमारा रिस्पॉन्स बॉडी। तो जब हम HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं, तो जो रिक्वेस्ट बॉडी होती है वो तीन चीजें होती हैं उसमें। एक हमें स्टार्ट लाइन देखने को मिलती है, एक हेडर होती है जो कि ये बताती है कि कंटेंट किस टाइप का है, और एक बॉडी होता है जो कि ऑप्शनल होता है। और जब हम रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो रिस्पॉन्स में बेसिकली चार चीजें होती हैं, चार चीजें हमें मिलती हैं। एक HTTP का वर्जन हमें मिलता है, स्टेटस कोड हमें मिलता है, और स्टेटस मैसेज हमें मिलता है, और रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे नोट करके ऐड कर देता हूँ, इस चीज को याद रखिएगा कि क्या है। फॉर एवरी रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट के लिए द सर्वर ऑलवेज रिटर्न्स अ स्टेटस कोड। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि हर रिक्वेस्ट के लिए सर्वर हमेशा क्या है कि स्टेटस कोड रिटर्न करता ही करता है। फॉर एवरी रिक्वेस्ट द सर्वर ऑलवेज रिटर्न अ स्टेटस कोड। ठीक है, फिर आपने काफी बार सुना होगा स्टेटफुल और स्टेटलेस के बारे में। तो हम बात करते हैं स्टेटलेस नेचर ऑफ HTTP। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है, ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे हम बात कर लेते हैं, ये है स्टेटलेस नेचर ऑफ HTTP। ठीक, तो एक चीज हमेशा आपको याद रखनी होगी, एक चीज जो हमेशा आपको याद रखनी होगी वो है कि HTTP क्या है, एक सॉरी, HTTP क्या है, HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है मतलब क्या है, अभी के लिए ऐसे समझो कि जब आप एक बार फ्रंट एंड से बटन पे क्लिक करते हो, आपके पास डेटा आता है, डेटा आया काम खत्म। दोबारा जब आपको जरूरत होगी तो आपको फिर से बटन पे क्लिक करना ही पड़ेगा, वो चीजें सेव नहीं होती हैं। तो ये क्या है कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। HTTP हमारा क्या है कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। अब देखो, अगर इसको हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि मान लो कि जो रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट इज सेंट, रिक्वेस्ट क्या होगी, भेजी जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, अ रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि, सॉरी, अ कनेक्शन इज क्लोज्ड। ठीक, समझ में आया? इन 3 पॉइंट्स में समझो इसको। स्टेटलेस का क्या मतलब है, रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, सर्वर की तरफ से रिस्पांस मिलेगा, कनेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और जो आपको यहां याद करने के लिए मैं कहूंगा, जो कि आपको याद रखना ही होगा, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करोगे तो आपको ये चीजें याद रखनी ही होंगी कि एवरी फॉर एवरी न्यू रिक्वेस्ट हैज अ न्यू HTTP कनेक्शन इज क्रिएटेड। ठीक है, फॉर एवरी न्यू रिक्वेस्ट अ न्यू HTTP कनेक्शन इज क्रिएटेड। हर रिक्वेस्ट के लिए, हर नई रिक्वेस्ट के लिए एक नया HTTP कनेक्शन क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो फॉर एवरी न्यू रिक्वेस्ट अ न्यू HTTP कनेक्शन इज क्रिएटेड, क्योंकि जो HTTP होता है ये हमारा क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार कनेक्शन बन गया तो कनेक्शन कंटिन्यू चलता ही रहेगा, नहीं। रिक्वेस्ट भेजी गई, रिस्पांस मिल गया तो सर्वर भूल जाएगा कि हम कौन हैं। ठीक, आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी। मैं इतना डिटेल में अभी क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि नीड है, टू बी ऑनेस्ट इसकी नीड है। और जब मैं नोड आपको समझाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसकी नीड क्यों थी, और नोड में ये कैसे हम इन सारी चीजों को देखेंगे, और वहां पे फिर हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इन चीजों के बारे में। फिर एक हमारे पास एक टॉपिक आता है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। काफी कॉमन टॉपिक है और काफी ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है हमारे पास, कि HTTP एंड TCP IP क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताओ। तो बेसिकली ऐसे समझो ना कि HTTP जो होता है वो उस डेटा को खुद से नहीं भेजता। ठीक है, अभी के लिए आप इस चीज को रेट कीजिएगा, सिर्फ रेट कीजिएगा कि जो HTTP होता है वो डेटा को खुद से नहीं भेजता। HTTP डज नॉट सेंड डेटा इटसेल्फ। ठीक है, अभी तक हम कह रहे थे कि HTTP मदद करता है, हाँ मदद करता है, एग्जैक्टली हेल्प करता है, भेजता खुद से नहीं है। ठीक है, और तो फिर ये काम कौन करता है, अभी समझिएगा। इस लाइन को आप थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। जो मैं अभी एक लाइन लिखने वाला हूं, इस लाइन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। HTTP प्रोटोकॉल works on the top of TCP and IP प्रोटोकॉल। आई होप कि अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो HTTP प्रोटोकॉल होता है वो डेटा को खुद से नहीं भेजता, वो काम करता है ऑन द टॉप ऑफ TCP एंड IP प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करता है ये। ठीक है, तो भेजता कौन है डायरेक्टली में, TCP और IP की मदद से जाते हैं। कैसे 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 समझते हैं, कैसे। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं
टीसीपी, टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बहुत लोग इसे ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, बट इसका जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका जो काम होता है, एक्चुअली टीसीपी वर्क कैसे करता है मैं आपको ये समझा देता हूं कि टीसीपी वर्क कैसे करता है। टीसीपी क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक्स द डेटा इनटू पैकेट्स। टीसीपी डेटा को पैकेट्स में तोड़ देता है, ठीक है। यहां पे दो चीजें होती हैं, जिसका एड्रेस होता है बेसिकली हमारे पास टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल में हमारे पास एक एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं हेडर। उसमें क्या होता है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है और डेटा होता है, दो चीजें होती हैं हेडर में, बट अभी हम उसमें नहीं बात करेंगे, हम टीसीपी आईपी पे ही बात करें तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। टीसीपी क्या करता है, डेटा को पैकेट्स में तोड़ देता है, और जो आईपी होता है वो क्या करता है, डिलीवर कर देता है, डिलीवर्स दी और डिलीवर्स दोज पैकेट्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। जो टीसीपी होता है वो क्या करता है, डेटा को पैकेट्स में तोड़ देता है, और आईपी क्या काम करता है, उन्हीं पैकेट्स को डिलीवर कर देता है सेंडर से रिसीवर के पास। क्योंकि आईपी के पास एड्रेस होता है हमारे हेडर के पास हमारे पास एड्रेस होता है कि डेटा कहां लेके जाना है और डेटा क्या लेके जाना है। तो आईपी क्या काम करता है, उसी पैकेट्स को ट्रांसफर सेंडर से रिसीवर के पास डिलीवर करने का काम करता है। तो अभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि टीसीपी और आईपी क्या है, एचटीटीपी क्या है, और इसके बारे में हमने देख भी लिया कि एचटीटीपी खुद से डेटा नहीं भेजता, ये काम करता है ऑन द टॉप ऑफ द टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल। और टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या काम करता है, डेटा को लेता है और उसको क्या करता है, पैकेट्स में ब्रेक कर देता है। और आईपी क्या करता है, उन पैकेट्स को लेता है, और पैकेट में दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास डेटा होता है और एक हेडर की इंफॉर्मेशन होती है कि जो एड्रेस होगा उसको कहाँ लेके जाना है। तो ये क्या काम करेगा, इसको यहाँ से उठाएगा और सेंडर से रिसीवर के पास डिलीवर करने का काम करता है आईपी। आई होप कि आपको टीसीपी और आईपी भी समझ में आ गया होगा। तो अब तो एक सब्सक्राइब बनता है ना, अब एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना डिटेल में और इतने अच्छी तरीके से आपको कहीं पे भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो टॉपिक होगा इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ, जब हम नोड में जाएंगे तो हम सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे एक सिर्फ रूबरू करवा रहा था कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्क करते हैं, और ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप हमारी व्हाट्सएप क्लोन प्रोजेक्ट की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीजें जानना जरूरी है, या आने वाले फ्यूचर में आप हमारी जो भी सीरीज फॉलो करेंगे वहां पे इन चीजों का ही यूज होता हुआ आपको मिलेगा। तो मेन रीजन बताने का सिर्फ ये है। अब हम बात करते हैं, जब हम अपने नोड नोड के बारे में, जब हम वन शॉट वीडियो उसका मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वहां पे फिर हम प्रैक्टिकल में भी इन्हें देखेंगे कि हाँ जो हम बोल रहे हैं ये एक्चुअल में होता भी है, या तो सिर्फ हम ऐसे ही आपको मैं आपको बताते जा रहा था। तो इसके बारे में हम प्रूफ में भी वहां पे भी देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए अब हम क्या करते हैं, मुझे क्या लगता है कि एक समरी देख लेते हैं, ठीक है। समरी काफी हेल्पफुल होगी, हम एक समरी देख लेते हैं, ठीक है। समरी में क्या है कि पहला जो हमारा पॉइंट है, हमने बात की
सॉरी, इसको कैपिटल ही रखने रहने दें, क्यों उसका नाम खराब करें। कि HTTP क्या है? HTTP इज द फाउंडेशन ऑफ वेब कम्युनिकेशन। ठीक है, HTTP क्या है? फाउंडेशन है वेब कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्या था? इट कंट्रोल्स, सॉरी, नॉट कंट्रोल, इट कनेक्ट्स फ्रंट एंड एंड बैक एंड। देखो कई बार आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं कि फ्रंट एंड, सॉरी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। कई बार आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि फ्रंट एंड से बैक एंड को जोड़ने का काम कौन करता है? HTTP प्रोटोकॉल। फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? HTTP प्रोटोकॉल। अब तो आप ये भी बता सकते हो कि HTTP खुद नहीं करता, TCP और IP की मदद से करता है। ठीक, नेक्स्ट, इट फॉलोज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। ये क्या फॉलो करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल को, आर्किटेक्चर को, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल को फॉलो करता है। देन क्या होता है? HTTP क्या है? इट इज स्टेटलेस इन नेचर। ठीक है, स्टेटलेस का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि हर एक नई रिक्वेस्ट के लिए एक नया कनेक्शन क्रिएट होगा। मान लीजिए कि सेंडर ने यहां से रिक्वेस्ट रेज की, सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स कर दिया, तो सर्वर भूल जाएगा कि हाँ अभी इसी बंदे से मेरी बात हुई थी। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको नोट्स की तरह बताना चाहूंगा कि आप उसे याद ही रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा इस लास्ट लाइन को कि विथाउट विथाउट HTTP वेब एप्लीकेशन कैन नॉट वर्क। अगर HTTP ना होता तो वेब एप्लीकेशन हमारे काम ही ना करते। तो इसलिए ये जरूरी है। आपको तीनों चीजें मिल गई, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, तो ये था हमारा HTTP का कॉन्सेप्ट जो कि हमने खत्म किया। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है बट नॉलेज आपको सॉलिड मिली होगी। वादा है इस चीज का कि नॉलेज आपको सॉलिड मिली होगी। और एक चीज और, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस, ये जो मैंने यहाँ पे नोट्स क्रिएट कर रखा है, इसका लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे? ये है रेस्ट और रेस्ट एपीआई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेस्ट एपीआई, इसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। अब बात आती है कि हमने ये तो समझ लिया कि क्या, हमने ये तो समझ लिया कि HTTP क्या होता है, HTTP कैसे काम करता है। अब सवाल ये है कि हाउ डज द बैकएंड शेयर इट्स डेटा विथ अदर एप्लीकेशन। जो बैकएंड होता है हमारा, क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन ये है, सॉरी, क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ डज द बैकएंड शेयर, सॉरी नॉट शेयर इट्स डेटा विथ अदर एप्लीकेशन। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा बैकएंड होता है वो अपना डेटा किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ कैसे शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास चीजें आती हैं, जो इसका आंसर होगा, उसे फाइंड करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो इसका जो सिंपल सा आंसर होगा कि ये शेयर कर पाता है बाय यूजिंग, ये शेयर कर पाता है बाय यूजिंग, क्या यूज करके, सॉरी, ये शेयर कर पाता है बाय यूजिंग रेस्ट एपीआई का। ठीक, तो हमारा जो बैकएंड होता है वो डेटा को कैसे शेयर करता है किसी अदर एप्लीकेशन के साथ, बाय यूजिंग रेस्ट एपीआई। अब रेस्ट एपीआई में आने से पहले एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है, जो टॉपिक है एपीआई, आपने बहुत बार सुना होगा इस टर्म को, कंटिन्यू काफी टाइम्स आपने सुना होगा एपीआई एपीआई एपीआई। तो ये क्या होता है एपीआई? इसका जो फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये है हमारा एपीआई का फुल फॉर्म। तो भैया हम फुल फॉर्म जान के क्या करेंगे, आप हमें थोड़ा सा और तो चीजें बताओ ना इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसे समझो, अभी के लिए ऐसे समझो कि हमारे पास दो एप्लीकेशन है। ठीक, यहाँ पे आते हैं। अभी के लिए ऐसे समझो कि हमारे पास दो एप्लीकेशन है, दो डिफरेंट एप्लीकेशन है। एक हमारा इस पे है और जो दूसरा एप्लीकेशन है, अभी के लिए ऐसे समझो कि हमारे पास, सॉरी ऊपर, ठीक है बराबर है, ठीक है। और हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि बना है पाइथन में, और एक दूसरा एप्लीकेशन है जो कि बना है जावा में। ठीक, दो एप्लीकेशन है, एक बना है पाइथन में और एक बना है जावा में। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ डेटा कैसे शेयर कर पाएंगे? बाय यूजिंग रेस्ट एपीआई। हमने वो चीजें देखी। तो एपीआई क्या होता है, ये अलाउ करता है दो डिफरेंट एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं एपीआई की मदद से एक साथ इंटरनेट में। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एपीआई, एपीआई क्या काम करता है? एपीआई बेसिकली, इस लाइन को आप पढ़िएगा, सिर्फ पढ़िएगा, ठीक है। एपीआई अलाउ, एपीआई अलाउस, सॉरी नॉट टू डिफरेंट एप्लीकेशन, इस लाइन को आप पढ़िएगा बस। एपीआई अलाउस टू डिफरेंट एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट with each other with each other over the internet, इंटरनेट। ठीक है, एपीआई अलाउ करता है दो डिफरेंट एप्लीकेशन जो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बने हुए हैं, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। ठीक, तो किसकी मदद से ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है थ्रू द हेल्प ऑफ एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की मदद से दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बने हुए एप्लीकेशन एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो बात करने का क्या मतलब है कि जो हमारा मान लो पाइथन का एप्लीकेशन है, एपीआई की मदद से ये जावा वाले एप्लीकेशन से बात कर सकता है। बात करने का ये मतलब है कि पाइथन में बना हुआ एप्लीकेशन जावा वाले एप्लीकेशन के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकता है, डेटा को शेयर कर सकता है, किसकी मदद से? एपीआई की मदद से। ठीक है, अब एपीआई की शुरुआत कैसे हुई, या अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रेस्ट के बारे में। ठीक है, तो एपीआई आपको क्लियर हुआ है? एपीआई क्या है कि एपीआई एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो कि अलाउ करता है दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बने हुए एप्लीकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करें ओवर द इंटरनेट। इसको क्या कहते हैं? ये किसकी मदद से कर पाते हैं? एपीआई की मदद से।
ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं रेस्ट। रेस्ट के बारे में, इसके बारे में बात करनी है हमें, रेस्ट की। रेस्ट 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 के बारे में बात करो भैया। तो रेस्ट का जो फुल फॉर्म होता है, रिप्रेजेंटेशनल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ये इसका फुल फॉर्म होता है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। मतलब जो जैसा है उसको वैसे ट्रांसफर कर दो। सिंपल शब्दों में, जो जैसा है उसको वैसे ट्रांसफर कर दो। बट रेस्ट से पहले हमारे पास एक दूसरा, दूसरा हम कह दें, एक दूसरा रेस्ट से पहले हमारे पास जो यूज होता था उसको हम कहते थे नॉट। थोड़ा सा इंक चेंज कर लें तो आपको आसानी से समझा पाएंगे, ठीक है। बिफोर रेस्ट हम यूज करते थे समथिंग कॉल्ड शोप, ठीक है। रेस्ट से पहले हम यूज करते थे इस चीज के लिए कि दो डिफरेंट एप्लीकेशन एक साथ कम्युनिकेट, दो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बने हुए एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट बात कर पाए। तो रेस्ट कॉन्सेप्ट के पहले हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे सोप। सोप कुछ होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसका यूज करते थे, सोप का। तो बेसिकली ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सिर्फ ये लाइन पढ़िएगा, क्योंकि सोप के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। खैर मैं आपको बता तो सकता हूँ सोप के बारे में, बट अभी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मार्केट में क्या है, सोप नहीं यूज हो रहा है, अभी रेस्ट आ चुका है, तो हम रेस्ट को यूज करते हैं। बट ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज खराब नहीं होती है। तो इस लाइन को आप पढ़िएगा कि बिफोर रेस्ट देयर इज देयर, क्या है, बिफोर रेस्ट देयर वाज अ कम्युनिकेशन, ठीक है, देयर वाज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल शोप। रेस्ट से पहले एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल था शोप। सोप का जो फुल फॉर्म होता है, तो हम सोप के फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लें। इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है सिंपल, सिंपल, ओ से ऑब्जेक्ट, ए से एक्सेस, एक्सेस और पी से प्रोटोकॉल। तो ये है हमारा सोप का फुल फॉर्म, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस, सॉरी यहाँ पे डबल सी होगा, एक्सेस प्रोटोकॉल। तो रेस्ट से पहले भी हमारे पास एक प्रोटोकॉल हुआ करता था सोप। तो जब हमारे पास सोप था तो फिर रेस्ट की जरूरत क्यों थी? जब हमारे पास एक प्रोटोकॉल पहले से था, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल था, तो रेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा, अभी पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। सोप क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं ना। तो सोप बेसिकली क्या करता था कि सोप ही पहला ऐसा प्रोटोकॉल था जो कि अलाउ करता था एप्लीकेशंस को, जो कि अलाउ करता था एप्लीकेशंस को रिटन इन टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नॉट लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, ठीक है, टू एक्सचेंज दी डेटा, ठीक है। सोप ही पहला ऐसा प्रोटोकॉल था जो कि ये अलाउ करता था कि दो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटन हुए एप्लीकेशन, लिखे गए एप्लीकेशन डेटा को क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। मतलब मैंने जैसे अभी आपको समझाया कि एक हमारा जो
एप्लीकेशन होगा पाइथन में होगा, और मान लीजिए कि दूसरा एप्लीकेशन हमारा जावा में है, तो ये दोनों किसकी मदद से बात कर पाते थे? सोप की मदद से, रेस्ट से पहले। ये भी एक एपीआई का ही काम करता था, बट ये रेस्ट से पहले था हमारे पास जो प्रोटोकॉल था सोप, ठीक है। तो अब सवाल है कि सोप ये कैसे कर पाता था, हाउ हाउ नाउ द क्वेश्चन, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम ये तो मान गए कि सोप पहला ऐसा प्रोटोकॉल था जो कि अलाउ करता था दो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बने हुए जो एप्लीकेशन है वो डेटा को एक्सचेंज कर पाए, बट क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड सोप एक्सचेंज डेटा बिटवीन द एप्लीकेशन, कि सोप डेटा को कैसे एक्सचेंज कर पाता था ना एप्लीकेशन के, या सोप वर्क कैसे करता था, ठीक है। तो बेसिकली क्या था इसका, मैं आपको समझा देता हूं कि सोप ये कैसे कर पाता था। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसको लेते हैं तो मैं आपको काफी अच्छे से समझा पाऊंगा। हाँ, तो क्वेश्चन है कि हाउ डिड सोप एक्सचेंज डेटा बिटवीन द एप्लीकेशन। तो बेसिकली सोप के पास क्या था, सोप यूज करता था, सोप यूज्ड समथिंग सोप यूज्ड समथिंग एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एक्सएमएल के बारे में, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो इस फॉर्मेट को यूज करता था सोप, एक्सएमएल फॉर्मेट, ठीक है, टू एक्सचेंज द डेटा। सोप क्या करता था, यूज करता था एक्सएमएल फॉर्मेट का डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। एक्सएमएल क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे कि आपने देखा होगा एचटीएमएल है, वैसे एक्सएमएल भी होती थी। अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपका टाइम जाएगा, और अभी इसके बारे में जानने से कोई फायदा है नहीं। मतलब नॉलेज होनी चाहिए, बट अभी मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में बताना सही होगा, इस वजह से अभी मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। जब मुझे सही लगेगा, समझ में आएगा कि हाँ आपको ये डिटेल देनी चाहिए, तो मैं कभी भी वीडियो बना के आपको इसके बारे में समझा दूंगा। तो बेसिकली क्या था कि हमें इसका तो पता चल गया कि ठीक है, सो पहला ऐसा प्रोटोकॉल था जो अलाउ करता था, बट कैसे कर पाता था, क्योंकि ये एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट का यूज कर पाता था। नाउ अगर जब सोप था, अगर हम उसकी मदद से ये सारी चीजें कर पाते थे, तो फिर हम रेस्ट पे क्यों आए, या रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। तो भैया देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हर अच्छी चीज में ना कुछ बुरी चीजें भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ सोप, सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, सोप में भी कुछ प्रॉब्लम थे। क्या प्रॉब्लम थे, सोप में जो प्रॉब्लम थे वो कुछ ऐसे थे कि ये क्या था, ये एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता था, एक्सएमएल को सपोर्ट करता था। तो एक्सएमएल क्या था, स्लो था। जो हमारा सोप था स्लो था, क्यों स्लो था, क्योंकि एक्सएमएल एक्सएमएल में ना एक सीरियलाइजेशन, पता नहीं आपको आइडिया है या नहीं है, बट सीरियलाइजेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सीरियलाइजेशन, ठीक है, सीरियलाइजेशन टेक्स मोर टाइम। सीरियलाइजेशन क्या होता है कि बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेना, मतलब एप्लीकेशन को लेना, और उसके कोड को पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करो या बाइट एरे में कन्वर्ट करो, फिर उसको दूसरे फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, देन फिर, तो इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन। फिर से उसको सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तो इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन, ठीक है। तो सोप क्या था हमारा, स्लो था। क्यों स्लो था, क्योंकि यहाँ पे सीरियलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, और सीरियलाइजेशन क्या था, एक्सएमएल में ज्यादा टाइम ले लेता था। दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास चैलेंज थे कि ये था हैवी था। हैवी क्यों था, क्योंकि जो हमारा एक्सएमएल होता है ना, एक्सएमएल में भैया सिर्फ 10% ही एक्चुअल डेटा होता है, ओनली 10%।
एक्चुअल डेटा होता है, बाकी क्या है 90% हमारा क्या होता है रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा का मतलब क्या है, या 90% हमारा क्या है मेटा डेटा होता है। रॉ डेटा नहीं बोलेंगे उसे, मेटा डेटा बोलेंगे, ठीक है। स्लो सोप क्या था, एक्सएमएल को सपोर्ट करता था, तो इसमें क्या था कि सीरियलाइजेशन ज्यादा टाइम ले लेता था। इस वजह से ये हमारा सोप प्रोटोकॉल क्या था, धीमे काम करता था। और ये हैवी था। हैवी क्यों था, क्योंकि यहाँ पे 90% मेटा डेटा जो कि लिखना ही लिखना होता था, या ये आएगा ही आएगा, वो पहले से फिक्स होता था। 10% ही इंफॉर्मेशन इस पे होती थी, ठीक है। और एक जो तीसरी चीज थी इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी, ये क्या था, ये फ्लेक्सिबल नहीं था। नॉट फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल नहीं था, किस केस में फ्लेक्सिबल नहीं था, क्योंकि सोप क्या था, ये सपोर्ट करता था, इट सपोर्ट ओनली एक्सएमएल फॉर्मेट। ये सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट को ही सपोर्ट करता था, दूसरी फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता था। इस वजह से जो हमारे डेवलपर्स थे, जो एक डेवलपर की कम्युनिटी होती है जो ओवर द इंटरनेट काफी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, एआई ले आते हैं, फिर एआई जॉब ले जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि कुछ इंट्रोड्यूस किया, इसका एक सॉल्यूशन निकाला, और इसी का रिजल्ट था, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सोपो, सॉरी नॉट सो, रेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब समझ में आया, और आई होप कि इतना डिटेल में तो आपने नहीं पढ़ा होगा इसके पहले, ठीक है। सोप के साथ प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि अगर पहले से मार्केट में कोई चीज एग्जिस्ट करती थी तो फिर दूसरी लाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि भैया हर एग्जिस्ट करती हुई चीज में ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सेम प्रॉब्लम सोप के साथ भी थी, और कुछ हमारे एक अच्छे डेवलपर्स होते हैं जो कि इन सारी चीजों के बारे में पहले से काम करते रहते हैं, और उन्होंने एक अच्छा सॉल्यूशन क्रिएट किया, और इसका जो प्रॉब्लम था इसको ओवरकम कर दिया रेस्ट को इंट्रोड्यूस करके, ठीक। अब हम बात करेंगे रेस्ट के बारे में। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं रेस्ट के बारे में, ठीक है। नाउ हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन टू रेस्ट एपीआई, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, रेस्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। और रेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो मेन रीजन था, रेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो हमारी डेवलपर्स कम्युनिटी का जो मेन रीजन था, वो ये था, मेन जो रीजन था वो था कि ये फ्लेक्सिबल था। और रेस्ट क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी थी इसमें, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि ये मल्टीपल फाइल्स फॉर्मेट को सपोर्ट करता था, ठीक है। मेन रीजन इसका इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे यही था कि ये मल्टीपल फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता था। नेक्स्ट क्या है कि ये सबसे बिगेस्ट रीजन था रेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का, फ्लेक्सिबिलिटी वाला। और फिर क्या है कि यहाँ पे, सॉरी, रेस्ट एपीआई कैन ट्रांसफर डेटा इन एनी फाइल फॉर्मेट,
जो मैंने आपको बताया कि मेन रीजन था फ्लेक्सिबिलिटी का, और रेस्ट क्या है कि डेटा को किसी भी फाइल फॉर्मेट में ट्रांसफर करता था। बट बाय बट बाय डिफॉल्ट इट यूजेस जेसन। ये किसी भी फाइल फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, रेस्ट एपीआई हमारा जो है, बट बाय डिफॉल्ट ये यूज करता है जेसन फॉर्मेट का। क्यों जेसन को यूज करता है? अब इसके लिए भी हम यहीं से आएंगे। ये स्लो था क्योंकि यहाँ पे एक्सएमएल सीरियलाइजेशन में ज्यादा टाइम ले लेता था, तो इसको भी तो ओवरकम करना है ना। तो ये क्यों बेसिकली यूज करता है? बिकॉज जेसन हमारा जो होता है, जेसन इज लाइट वेट, ठीक है। सोप हमारा क्या था? हैवी था और स्लो था। लेकिन जेसन क्या है? जेसन लाइट वेट है, ठीक है। जेसन इज लाइट वेट, सो सॉरी, जेसन इज लाइट वेट। वो क्या था? वो स्लो था, तो ये क्या होगा? ये फास्ट होगा। एंड फास्ट, जेसन क्या है? स्लो है और फास्ट है, जो कि इसे क्या बनाता है? विच मेक्स रेस्ट एपीआई मोर इफिशियंट, ठीक है। इफिशियंट, तो हमारे जो डेवलपर हैं वो पागल तो थे नहीं कि ऐसे ही ले आएंगे। अगर हमारे पास पहले से कोई एक सॉल्यूशन, एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता होगा मार्केट में, अगर कुछ दूसरा आया है तो कुछ उस चीज को तो सॉल्व कर रहा होगा ना, जो प्रॉब्लम हम पहले फेस कर रहे होंगे। तो इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यहाँ पे रेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और जो बिगेस्ट रीजन था वो ये था कि ये फ्लेक्सिबल था हमारा जो रेस्ट था, क्योंकि ये मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता था। इसमें हम किसी भी फाइल फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफर कर सकते थे। और बाय डिफॉल्ट ये जेसन को सपोर्ट करता है। जेसन को क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि जेसन जो हमारा है, ये लाइट वेट है और फास्ट है, जो कि रेस्ट एपीआई को मोर इफिशिएंट बना देता है। तो अभी आपको ये इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन है कि ठीक है, ये तो हमारे समझ में आ गया, बट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, ये आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है। वैसे इंटरव्यूज में तो कम ही पूछे जाते हैं, बट हाँ ठीक है, अगर आप स्टार्टअप वगैरह कंपनी में देख रहे हो या अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि भैया रेस्ट को रेस्ट ही क्यों कहते हैं, इसको रेस्ट ही क्यों कहा गया। वाई इट कॉल्ड रेस्ट, इसको रेस्ट ही क्यों कहा गया, या इसको रेस्ट क्यों कहा जाता है? तो जो इसका आंसर है, इसके नाम में ही छिपा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सबसे अच्छी बात होती है कि हर चीज का मतलब उसके नाम में ही होता है। बिकॉज जो रेस्ट है, बिकॉज रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। मैंने आपको पहले ही बताया था रेस्ट का जो फुल फॉर्म होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? रेस्ट कहा गया, क्योंकि ये जैसा डेटा है उसी को ये ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। मतलब क्या है? डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है कि इट इज कॉल्ड रेस्ट बिकॉज द स्टेट ऑफ a resource because the state of a resource is transferred, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जिस फॉर्मेट में होगा उसी फॉर्मेट में ये क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा, इसलिए इसे रेस्ट कहा गया, ठीक है।
आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि रेस्ट को रेस्ट ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ये जिस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा होता है हम सेम फॉर्मेट में उसे ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए इसे रेस्ट का नाम दिया गया। फिर है कि एक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि हम इसे यूज क्यों करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है ना कि व्हाई डू वी यूज रेस्ट एपीआईज। बिल्कुल बन सकता है। तो ठीक है, इसको भी हम एक हेडिंग के फॉर्म में ही लिखते हैं। एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं तो आपको समझने में और मेरे लिए समझाने में आसान होगा कि व्हाई डू वी यूज रेस्ट एपीआईज। हम रेस्ट एपीआई को क्यों यूज करते हैं। आई थिंक हम क्यों यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन तो सॉलिड है। ठीक है, बिकॉज रेस्ट क्या है, रेस्ट रेस्ट एपीआई क्या है, आर मेजरली या mainly used for डेटा मैनिपुलेशन ना, मैनिपुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं रेस्ट एपीआईज को। किस लिए यूज करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, रेस्ट एपीआई को यूज करते हैं। इसका डेटा मैनिपुलेट करने का यहाँ क्या मतलब है, डेटा को मैनिपुलेट करने का क्या मतलब है। किसी भी चीज में हम यही चीज तो करते हैं, या तो हम किसी डेटा के साथ क्या करते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं, या हम किसी डेटा को रीड कर रहे होते हैं, या हम डेटा को अपडेट कर रहे होते हैं, या फिर डेटा को हम डिलीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम रेस्ट एपीआई को यूज करते हैं। अभी ये आपको क्लियर होगा तीन चीजें कि रेस्ट क्यों यूज, रेस्ट को रेस्ट ही क्यों कहते हैं, और रेस्ट एपीआई को हम यूज क्यों करते हैं। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम रेस्ट यूपीआई एपीआई को यूज करते हैं, नॉट यूपीआई, सॉरी। अभी क्या है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देन हम क्या करते हैं, कि हम बेसिकली एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है, क्रड का। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस क्रड मेथड को यूज करके, जो हम नाम देते हैं मूवी बुकिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें हम क्रड को कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मूवी, मान लो कि हम मूवी को बुक करने का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें हम क्रड कैसे यूज करेंगे ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अभी क्लियर है कि क्रड मेथड को यूज करके हम मूवी बुकिंग एप्लीकेशन देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये तो, क्योंकि मुझे तो लग रहा है, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट भी है इसके बारे में, और आपको भी लगेगा कि कैसे हम एप्लीकेशन को बनाते हैं। मान लो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रड में सबसे पहले आता है क्रिएट। तो क्रिएट में हम क्या क्रिएट करेंगे, क्रिएट में हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, हम मूवी को ऐड करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड अ न्यू मूवी। ठीक है, देन हमारे पास क्या आता है, रीड। रीड में हम क्या करेंगे, हम मूवी को क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन में मूवी होंगी तो उसमें से क्या करेंगे, गेट ऑल मूवीज, हम मूवीज को
निकालेंगे ना, जो एप्लीकेशन में मूवी होगी उसी में से तो सर्च करेंगे। देन है अपडेट। इसमें क्या है कि अपडेट करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, अपडेट एंड एग्जिस्ट, क्या है, एग्जिस्टिंग मूवी। जो हमारी मूवी होगी, तो जो हम एग्जिस्टिंग मूवी होगी उसी को हम अपडेट कर रहे होंगे। और डिलीट क्या है, डिलीट में बेसिकली हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, क्या, डिलीट अ मूवी, मूवी को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने क्रेड एप्लीकेशन से देखा कि क्रेड मेथड का यूज करके हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर हम एक मूवी बुकिंग एप्लीकेशन में क्रेड को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट को यूज करके एक नई मूवी बनाएंगे, मूवी को ऐड करेंगे। फिर अगर हमें मूवी चाहिए होगी, रीड करना होगा, तो हम अपने एप्लीकेशन में जाएंगे और मूवीज को देखेंगे कि क्या मूवी है। अगर मूवी है, हमें अपडेट करना है, तो हम उस मूवी को अपडेट कर देंगे। अगर हमें रिप्लेस करना है, हम रिप्लेस कर देंगे, अपडेट करना है, अपडेट कर देंगे। और अगर वो मूवी हमें नहीं रखना है, तो हम एप्लीकेशन से उस मूवी को सिंपली क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये तो है कि क्रेड कैसे यूज होगा मूवी बुकिंग एप्लीकेशन में। देन फिर हम बात कर लेते हैं एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा हर बार, मेरे मुंह से भी सुना होगा कई बार, कि मैं हर बार जिक्र करता हूं एंड पॉइंट्स का। ये क्या होते हैं एंड पॉइंट्स, ठीक है। बेसिकली ऐसे समझो कि इस मूवी बुकिंग एप्लीकेशन में जो यूआरएल यूज होंगे, ठीक है, जो यूआरएल यूज होंगे, ठीक है, इस मूवी बुकिंग एप्लीकेशन में जो यूआरएल यूज होंगे क्या करने के लिए, टू परफॉर्म दीज एक्शंस। कौन से एक्शंस को, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, जो यूआरएल यूज होंगे इन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। हर बार आप मेरे मुंह से, या कई बार आपने अगर कहीं पढ़ा भी है, तो आपको एंड पॉइंट सुनने को मिलेगा। बट एक्चुअल में एंड पॉइंट क्या होते हैं कि मान लो एग्जांपल के लिए हमने एक मूवी बुकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो हम इन मेथड को करने के लिए जिस यूआरएल का यूज करते हैं वही होता है हमारा एंड पॉइंट। ठीक है। फिर हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक होता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और एक होता है यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस वजह से मैं इसके बारे में भी डिस्कशन करना जरूरी समझ रहा हूं कि यूआरआई वर्सेस यूआरएल। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं यूआरआई के बारे में। तो यूआरआई का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है। देन यूआरएल, यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट, लोकेटर। ठीक है। यूआरआई होता क्या है, यूआरआई होता क्या है बेसिकली, तो यूआरआई क्या होता है, इट इज द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स। ये क्या होता है, ये एड्रेस होता है रिसोर्स का, कहां पे, ऑन दी सर्वर। यूआरआई क्या होता है,
जैसे मान लो हमें एक मूवी यहाँ पे है, कोई भी मूवी ले लो, कोई भी मूवी ले लो आप, जो आपको पसंद हो उस मूवी को अगर हमें मूवी बुकिंग एप्लीकेशन में देखना है, तो उस मूवी का जो यूआरआई होगा वो कहाँ पे होगा, जो एड्रेस होगा, उस मूवी का जो एड्रेस होगा सर्वर पे वो होगा यूआरआई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका जो एक फॉर्मेट होता है, जो एक एक्चुअल फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट होता है यूआरआई का, वो कुछ ऐसे दिखता है। देखो, हम बात कर लेते हैं जनरल फॉर्मेट की। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कैसे होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा आईपी होता है, क्योंकि आईपी इंपॉर्टेंट है। देन फिर क्या होगा, पोर्ट नंबर होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, एप्लीकेशन का नाम होगा। जैसे हमारे केस में क्या है, मूवी, मान लो मूवी बुकिंग। ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन का नाम हो गया। और फिर क्या होता है, हमारे पास वर्जन होता है। ठीक है, वर्जन मान लो V1 V2 आप कुछ भी दे सकते हो। फिर क्या है, रिसोर्स, रिसोर्स हो गया हमारे पास। ठीक है, रिसोर्स क्या है, ठीक है, आईपी होगा, पोर्ट होगा, और एप्लीकेशन का नाम होगा, वर्जन होगा, रिसोर्स होगा, और फिर क्या है, एक रिसोर्स की आईडी होगी, रिसोर्स की आईडी होगी। ठीक है। तो अब अगर हम इसको बना के और अपने इसका यूआरआई बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मूवी बुकिंग एप्लीकेशन के लिए हम अपना एक यूआरआई क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कैसे दिखेगा उसका यूआरआई जो हमारा होगा। तो बेसिकली ये कुछ आईपी है मान लो, तो हम सबसे पहले एक आईपी दे देते हैं, 121.0.0.1। ठीक है, और फिर क्या है, पोर्ट नंबर मान लो 8080 हम दे देते हैं। और देन फिर क्या है कि एप्लीकेशन का हम नाम देंगे, तो मूवी बुकिंग एप्लीकेशन है हमारा। और फिर क्या है, वर्जन में मान लो हम V1 ले लेते हैं। रिसोर्स में हमें क्या चाहिए, मूवीज चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, मूवीज। और रिसोर्स आईडी में हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे मान लो हमें एक पर्टिकुलर मूवी चाहिए, शोले मान लो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यूआरआई दिखेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा यूआरआई क्या होता है, यूआरएल क्या होता है। जो हमारा यूआरएल दिखता है वो कुछ ऐसे दिखता है, इस फॉर्मेट का हमारा यूआरएल होता है। बट जो यूआरआई होता है वो क्या होता है, वो कुछ इस फॉर्मेट का होता है। और जो जनरल फॉर्मेट हमारा यूआरआई का होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो अभी आपको ये चीजें क्लियर समझ आ गई। अभी मैं आपको क्या करता हूं, मैं कुछ चीजें और समझा देता हूं। ठीक है, और फिर एक बार हम इसके बारे में भी क्या करेंगे, एक समरी टाइप देख लेंगे। और अभी हमारा एक टॉपिक बचा है जेसन वाला। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं इसके बारे में, रेस्ट के बारे में, जैसे हमने एचटीटीपी के बारे में समझा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टू परफॉर्म एनी रेस्ट ऑपरेशन, टू परफॉर्म एनी रेस्ट ऑपरेशन हमें जरूरत होती है, वी नीड टू थिंग्स। ठीक है, किसी भी रेस्ट ऑपरेशन को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहली जो जरूरत होती है क्या होता है हमारा, सॉरी इसको चेंज कर लेता हूं मैं तो। ठीक है, किसी भी रेस्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है।
जो पहला हमारा होता है ये होता है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस क्या है बेसिकली, इसकी जरूरत होती है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें जरूरत होती है एक्शन, करना क्या है। एक्शन क्या है, जो अभी हमने पढ़ा क्रड ऑपरेशन वाला, ये क्या है, हमारे एक्शन होते हैं। तो किसी भी रेस्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें दो चीजें जरूरी होती हैं। एक कि हमें करना क्या है और कहाँ करना है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इस लाइन को आप पढ़िएगा। ठीक है, इस लाइन को आप पढ़िएगा, फिर से आप सॉल्व होंगे कि रेस्ट डज नॉट परफॉर्म, और क्या है, रेस्ट डज नॉट परफॉर्म एक्शन इटसेल्फ। ठीक है, रेस्ट भी खुद से एक्शन नहीं करता, तो भैया कौन करता है, कौन करता है। अगर रेस्ट खुद से नहीं करता किसी एक्शन को तो फिर कौन करता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो, रेस्ट जो है ये कहां पे बना है, इट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ एच टी टी पी। ये कहां पे बना है, रेस्ट जो है हमारा बिल्ट है टॉप ऑफ द एच टी टी पी। और एच टी टी पी क्या करता है, एच टी टी पी प्रोवाइड करता है हमें कुछ मेथड्स को। एच टी टी पी प्रोवाइड्स methods टू परफॉर्म एक्शंस। ठीक है, ऑन रिसोर्सेस। एचटीटीपी क्या करता है, कुछ मेथड हमें प्रोवाइड करता है जो कि एक्शन को परफॉर्म करते हैं रिसोर्सेस पे। ये मेथड क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, इसके बारे में मैं आपको नोड वाले वीडियो में अपने बताऊंगा। अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि रेस्ट खुद से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो फिर ये एक्शन परफॉर्म कौन करता है, ये एक्शन परफॉर्म करता है क्योंकि ये बना है टॉप ऑन दी एचटीटीपी, और एचटीटीपी ही हमें प्रोवाइड करता है कुछ मेथड को जो कि इन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं किसी रिसोर्स पे। ठीक है, और इसके बारे में फिर हम जब हम नोड में अपने थोड़ा सा डीप में जाके डिस्कशन करेंगे अपने नोड के बारे में, वन शॉट वीडियो जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो वहां पे फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। बाय द वे ये मेथड्स पार्ट हमारे इसी के हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा वहां पे। और फिर उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि वो उस टाइम पे मैंने वहां पे उस चीज को क्यों इंक्लूड किया है और यहाँ पे क्यों नहीं किया था, क्योंकि अभी उसे समझाने का आपको कोई फायदा नहीं है। नाउ आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्मेट किस चीज का, रेस्ट एपीआईज का एक जनरल फॉर्मेट। कैसे दिखती है हमारी जो रेस्ट एपीआई होती है, कैसे एक किस फॉर्मेट में हमारी रेस्ट एपीआई होती है। तो बेसिकली हमारी जो रेस्ट एपीआई होती है वो कुछ इनसे मिलके बनती है। हमारे पास एक एचटीटीपी मेथड होता है, एचटीटीपी मेथड होता है, और हमारे पास क्या होता है, यूआरआई होता है, नॉट यूआरओ, यूआरआई होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, तब बनता है हमारा रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो ये एक इसका जनरल फॉर्मेट होता है कि जब एचटीटीपी मेथड और यूआरआई मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, रेस्टफुल एपीआई बनता है, नॉट रेस्ट एपीआई। यहाँ पे क्या है, और रेस्टफुल एपीआई। ठीक है,
नाउ अब जो हमारे पास टॉपिक आता है, सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा, बेसिकली वो हमने आज 3 टॉपिक कवर किए यहाँ पे, जिसमें से 2 हमने कवर कर लिए। एक एचटीटीपी हो गया, एक रेस्ट एपीआई हो गया, बचा हमारा जेसन। तो हम जेसन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। जेसन, ठीक है भैया, होता क्या है इसके बारे में यहीं पे हम आपको बता देते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, जेसन क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, इसका नाम जेसन है, बट इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका सिर्फ नाम में जावा स्क्रिप्ट आता है, बाकी जावा स्क्रिप्ट जैसे इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है, मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूं, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमने ये समझ लिया कि रेस्ट एपीआई क्या होती है, कैसे काम करती है, किस फॉर्मेट में रेस्ट एपीआई हमारी होती है, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब हमने रेस्टफुल एपीआई के बारे में जान लिया। क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि किस फॉर्मेट में रेस्ट एपीआई डेटा को सेंड और रिसीव करता है। तो इस चीज को कवर करने के लिए हमारे पास आता है सॉल्यूशन जेसन का। जेसन फाइल फॉर्मेट में जो है, जेसन फॉर्मेट में हमारा जो रेस्ट एपीआई है वो डेटा को सेंड करता है और रिसीव करता है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि इन विच फॉर्मेट रेस्ट एपीआई सेंड और रिसीव डेटा, जो रेस्ट एपीआई है वो किस फॉर्मेट में डेटा को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। तो आंसर हमारा क्या है, सिंपल है, किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि हम क्यों टॉपिक बाय टॉपिक आ रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है भैया, जेसन तो आपने बता दिया कि इसका फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, बस बट थोड़ा सा तो और बताओ ना इसके बारे में। मैंने आपको इसका नाम बता दिया, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें सिर्फ नाम में जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट जैसे इसमें कोई लक्षण नहीं है। एक मैं लाइन लिख रहा हूं, आप उस लाइन को पढ़िएगा तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी, क्या है, जेसन के बारे में बात करें ना। ठीक है, जेसन और डज नॉट परफॉर्म एनी जावा स्क्रिप्ट लॉजिक। जेसन हमारा क्या है, कोई भी जावास्क्रिप्ट लॉजिक परफॉर्म नहीं करता। ये क्या है, इट इज ओनली फाइल, इट इज ओनली फाइल ने डेटा फॉर्मेट बोल सकते हैं ना हम इसे। जेसन कोई भी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक को परफॉर्म नहीं करता, ये सिर्फ क्या है, डेटा फॉर्मेट ही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ नाउ नाउ, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा कि जो जेसन हमारा होता है ना, जेसन होता है तो जेसन बेसिकली क्या है, जेसन इज लैंग्वेज एग्नोस्टिक। लैंग्वेज एग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि ये किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ये लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है।
और एक चीज मैं यहाँ पे और इंक्लूड करना चाहूंगा। एक चीज मैं यहाँ पे आपको और इंक्लूड करके बताना चाहूंगा कि जेसन जो होता है, नहीं जेसन नहीं, सॉरी, एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के पास जेसन को पार्स करने का अपना तरीका होता है। तो हर यहाँ पे एवरी लैंग्वेज नहीं, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, जो कि सही चॉइस ऑफ वर्ड होगा हमारे लिए। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ वे टू पार्स, वे टू पार्स जेसन, जेसन को पार्स करने का उनका एक अपना एक अलग वे होता है, ठीक है। नाउ एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भैया ठीक है, हम ये चीजें आपकी समझ गए। एक क्वेश्चन है हमारा कि जो जेसन होता है, हाउ जेसन स्टोर डेटा, जेसन डेटा को कैसे स्टोर करता है। सिंपल, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा, और कई बार नहीं, हर दफा पूछा जाएगा जब भी जेसन की बात होगी। तो जेसन हमेशा डेटा को स्टोर करता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, ठीक है। इट स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू फॉर्मेट, ये हमेशा की वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। की वैल्यू फॉर्मेट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बेसिकली पेयर्स, की वैल्यू के पेयर्स में क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। एक चीज और जहां पे लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको वो चीज पहले ही बता दे रहा हूं कि वो गलती क्या क्या है, आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है कि द की इज ऑलवेज, जो की होती है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। द की इज ऑलवेज स्ट्रिंग एंड द वैल्यू कैन बी स्ट्रिंग, वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकती है, एरे भी हो सकती है, ठीक है। और क्या है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है वैल्यू। बट की हमेशा क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, इस चीज को याद रखिएगा आप, कि जो डेटा होगा वो की वैल्यू पेयर में स्टोर करेगा जेसन, बट जो की होगी हमारी हमेशा स्ट्रिंग होगी, वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है। अभी के लिए मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको लिख के कि कैसे ये हमें कैसे ये दिखता है। बेसिकली हमारा जो जेसन का फाइल फॉर्मेट का जो कोड होता है, बेसिकली वो दिखता कैसे है, कैसे स्टोर करता है। तो मान लीजिए ये कुछ इस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पे है, मान लो कि हमने यहाँ पे, ये हमारी की होगी, नेम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना एक नाम दे देंगे। फिर हमारे पास क्या होगी, एज, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपना, सॉरी, अपनी एक एज दे देंगे मान लो, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है हमारा जेसन में जो डेटा स्टोर होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में स्टोर होता है। ये की होती है और ये हमारी वैल्यू होती है। की हमेशा स्ट्रिंग होगी, और वैल्यू नंबर्स भी हो सकती है, एरे भी हो सकती है, बुलियंस भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, यहाँ तक आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भी लेक्चर खत्म हो गया है। बेसिकली हमने तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि हमने बात की थी एचटीटीपी के बारे में। एचटीटीपी के बारे में हमने बात की थी। एक फाउंडेशन था कि एचटीटीपी क्या है, वेब कम्युनिकेशन का फाउंडेशन होता है। मैंने आपको समरी में ये चीजें बताई है यहाँ पे कि एचटीटीपी क्या है, फाउंडेशन होता है वेब कम्युनिकेशन का। बिना एचटीटीपी के बिना एचटीटीपी के क्या होगा, हमारा जो फ्रंट एंड होगा और बैक एंड होगा वो कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। जो कनेक्शन होगा वो स्टेब्लिश ही नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हमने तीन टॉपिक आज चूज किया, मैंने आपको बताया कि इन तीन टॉपिक के ऊपर बात करना क्यों जरूरी था, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। और जब भी आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करते हो, वहां पे ये तीन टॉपिक आप किसी भी स्टैक का यूज करके करो, ये यूज होते ही होते हैं। इसलिए मैंने आपको इन टॉपिक को कवर करना जरूरी समझा, और डिटेल में मैंने आपको पूरा वीडियो में समझाया सारी चीजों को। एचटीटीपी क्या होता है, क्यों होता है और कैसे यूज होता है। रेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे रेस्ट दिखता है, कैसे रेस्ट को हम यूज करते हैं। एपीआईज क्या होती हैं, एपीआई कैसे होती हैं, एपीआई का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है हमारा। सोप क्या होता है, हमने रेस्ट से पहले की कहानी को सीखा, जाना कि सोप क्या होता है। अगर हमारे पास सोप था तो फिर हमें रेस्टफुल एपीआईज की जरूरत ही क्यों पड़ी। जेसन क्या होता है, जेसन अगर हमारे पास पहले अगर एक्सएमएल था तो फिर हमें जेसन की जरूरत क्यों पड़ी। जेसन एक्सएमएल से अच्छा क्यों है, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना डीप में मैं आपको बता रहा हूं, आप पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, इन टॉपिक के ऊपर आपको चीजें नहीं मिलेंगी। बट ये टॉपिक ही हैं जो कि हमारे स्टैक को हम कोई भी अगर मन स्टैक पे करते हैं या मीन स्टैक पे करते हैं, जावा में करते हैं, पाइथन में करते हैं, तो ये टॉपिक ही हैं जो यूज होते हैं बैकएंड लिखने में। ठीक है, और इसको समझना हमारे लिए काफी जरूरी होता है जब हम किसी एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं। अगर आपको इस समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियो को वॉच कर लीजिए। वन शॉर्ट वीडियो है तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बट मेरा मानना है कि आप अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कहीं क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड कीजिए, जहां से आपको कुछ चीजें सीखने को मिले, ना कि आप स्क्रॉल करें और एक मिनट के वीडियो में आप टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करें। आप अच्छे से समझें कि टॉपिक है, क्यों एग्जिस्ट हुआ, पहले से अगर हमारे पास कोई टॉपिक था, कोई कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करके नया कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में भी आप समझें सारी चीजों को। तो अभी बेसिकली अगर मैं ओवरऑल समरी देने की बात करूं इन तीनों टॉपिक में, तो मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि रेस्ट बेसिकली किसी भी वेब कम्युनिकेशन का एक फाउंडेशन होता है, एचटीटीपी। और बिना एचटीटीपी के बैकएंड और फ्रंट एंड एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने एचटीटीपी को जाना। जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्ट बेसिकली क्या है, बैकबोन होता है। रेस्ट एपीआई हमारी बैकबोन होती है मॉडर्न वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशंस की। बिना रेस्ट एपीआई के फ्रंट एंड और बैक एंड कभी भी स्केलेबल तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इसीलिए हमें जरूरत होती है रेस्टफुल एपीआई की। ठीक है, और जेसन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जेसन एक स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट होता है जो कि यूज होता है हमारे मॉडर्न वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस में। और रेस्ट एपीआई क्या है, ये फास्ट है, इफिशियंट है, बिकॉज ये जेसन को यूज करती हैं। बिकॉज क्या है, रेस्ट एपीआई हमारी जेसन फॉर्मेट को यूज करती हैं। तो मैंने ये जो नोट्स बनाई है इसकी मैं आपको क्या करूंगा, नोट्स क्या है बेसिकली, मैंने जो भी ये व्हाइट बोर्ड में अपने यहाँ पे फिगर बनाया है और ये सारी चीजें आपको जो भी एक्सप्लेन किया है, इसको मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और आपके लिए एक रिवीजन का भी ये काम करेगा। और
अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को वॉच कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। और प्लीज अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप क्लोन वाली सीरीज को ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम अभी व्हाट्सएप का क्लोन एंड टू एंड बना रहे हैं और ये सारे टॉपिक्स को यूज कर रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक को देख के उस वीडियो को फॉलो करेंगे, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी और आप खुद से भी कोड कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ जी, तो क्या है कि हम अपने इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम एक लास्ट चीज और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को थोड़ा सा रैप करेंगे अपने। एक लास्ट जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि काफी टाइम्स पूछा जाता है और मैं नहीं चाहता कि दोबारा से आपको फिर उसके लिए कोई वीडियो देखना पड़े। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जब भी हम बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन हमारा ऐसे बनता है कि व्हाई डू वी यूज जेसन। हम जेसन को क्यों यूज करते हैं इन कहाँ पे, रेस्ट एपीआई में हम जेसन को क्यों यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम कि जेसन हमारा क्या होता है, जेसन हमारा लाइट वेट होता है। इसका मतलब है कि इसमें डेटा क्या है, ओवरब्लेम नहीं होता है, ठीक है, ओवरहेड नहीं होता डेटा का। तो बेसिकली क्या है, जेसन हमारा लाइट वेट है, इसलिए हम जेसन को यूज करते हैं रेस्ट एपीआई में। दूसरा, इट इज इट इज इजी टू रीड। ये क्या है, रीड करने में और लिखने में। एंड राइट, इट इज इजी टू रीड एंड राइट फॉर बोथ ह्यूमंस एंड मशीन्स। क्या है, ठीक है, इसलिए हम जेसन को यूज करते हैं रेस्टफुल एपीआईज में। और क्या है, जेसन क्या है, हमारा फास्टर है। जेसन इज फास्टर कंपेयर टू अदर फाइल फॉर्मेट ना, कंपेयर टू अदर फॉर्मेट, जैसे कि लाइक एक्सएमएल। तो ये तीन रीजन है कि हम जेसन को क्यों यूज करते हैं रेस्ट एपीआईज में, क्योंकि जेसन हमारा लाइट वेट है और इजी है लिखने में और समझने में, दोनों के लिए, ह्यूमंस के लिए भी और मशीन्स के लिए। जेसन क्या है, फास्टर है एज कंपेयर टू अदर फाइल फॉर्मेट, जैसे कि हमारा एक्सएमएल हुआ। तो ये था बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छूट रहा था, मिस हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों सेशन रैप करने से पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लें। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है, और अब हम अपने सेशन को यहीं पर रैप करते हैं। और फिर से एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवॉच कर सकते हैं। वादा है मेरा कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको और कहीं लगता है कि हाँ कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज 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 कमेंट में एक फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। मैं खुद को जैसे मैं टीच कर रहा हूँ, जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझसे कहीं गलतियां हो रही होंगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ना करूं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम नोड के बारे में वन शॉट वीडियो लेके आएंगे, और वहां पे भी आपको ऐसे ही डिटेल में मैं सारी चीजों को समझाऊंगा। और जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको क्या करूंगा कि कोड फॉर अपने वीएस कोड में लेके जाऊंगा, और कोड एडिटर में भी हम सारी चीजों को देख रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।